आज देखते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, यह जो टॉपिक है यह 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 तत्वों में आवर्तिता, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता, इस चैप्टर का टॉपिक है इसका परमाणु त्रिज्या। देखते हैं दोस्तों कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु कैसे बनता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो परमाणु होता है परमाणु को गोलाकार माना जाता है, और परमाणु को गोलाकार मानकर अगर इसकी त्रिज्या का निर्धारण करें तो जिस प्रकार वृत्त की त्रिज्या होती है ठीक उस प्रकार जो है परमाणु की भी त्रिज्या होगी। अर्थात वृत्त में जिस तरह से केंद्र होता है और उसकी परिधि होती है ठीक उसी प्रकार परमाणु को भी गोलाकार माना जाता है। तो गोलाकार मानते हुए इसमें जो केंद्र होता है, इस गोले का केंद्र को हम परमाणु का नाभिक मानते हैं, और जो परिधि, अब चूंकि परमाणु में परिधि तो होती नहीं है लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पूरे आसपास बिखरे हुए होते हैं, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन अभ्र तक की जो अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचा है वहां तक की अगर हम दूरी की बात करें तो इसको हम परमाणु त्रिज्या के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। लेकिन दोस्तों परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता नहीं है, परमाणु सामान्यतः अकेला रहता नहीं है, ये किसी न किसी परमाणु के साथ में बंध बना के रहता है। तब ऐसी परिस्थिति में केवल हम ये कहें कि नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं तो ये पूर्णतः सत्य नहीं होगा, क्योंकि केवल एक ही परिभाषा के द्वारा परमाणुओं की त्रिज्या को परिभाषित किया नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है, मतलब नाभिक से अंतिम कक्षा की जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये दूरी जो है घटते बढ़ती रहती है, ये कम ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लगातार जो है घूमते हुए रहते हैं, इनका स्थान जो है बिल्कुल भी निश्चित होता नहीं है। तब हम ये बिल्कुल भी एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि केवल नाभिक से लेकर अंतिम इलेक्ट्रॉन कक्ष, अंतिम इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी होगी यही परमाणु त्रिज्या होगी। इसके लिए जो है परिभाषित करना है तो इसको परिभाषित करने के लिए जो है अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हम परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या को परिभाषित करने के लिए अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है। सबसे पहली परिभाषा है जो सामान्य परिभाषा है, या इसके परमाणु की त्रिज्या की बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, ठीक है। हो गई। किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से लेकर उसके अंतिम कक्ष तक के इलेक्ट्रॉन जो है, अंतिम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक की जो दूरी बनेगी उसको हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। या हम ये कहें, इसको अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो ये बन गया, ये गोला है ये कोई गोला है और ये परमाणु का नाभिक है, और नाभिक से लेकर यहाँ तक का दूरी इसको आर हम बोलेंगे। तो आर बराबर यहाँ पे हो जाता है त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है तो परमाणु त्रिज्या। आर बराबर परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक पहली सामान्य परिभाषा हो गई, लेकिन सभी जो है इसी परिभाषा से परिभाषित होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी और परिभाषाएं देखते हैं। चूंकि परमाणु जो है बंध के रूप में उपस्थित होता है, बंध के रूप में बंधे हुए रहता है, तो बंध हमारे पास में परमाणुओं में भी होता है और अणुओं में भी होता है। परमाणु में अगर बंध होता है तो उस बंध को हम आयनिक बंध भी बोलते हैं, सहसंयोजी बंध भी बोलते हैं। अगर समान परमाणुओं के बीच में बना हुआ है, जैसे Cl Cl के बीच में बना हो, H H के बीच में बना हो, O O के बीच में बना हो,
यन यन के बीच में बना हो, तो इस तरह से समान परमाणुओं के बीच में अगर बंध बना होता है तो इस बंध को हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनने वाला बंध। तो जब बंध के रूप में अगर कोई परमाणु रहेगा तो उसकी त्रिज्या को हम कैसे मापेंगे या किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट वाली जो परिभाषा जिसे हम सहसंयोजक त्रिज्या कहते हैं। सहसंयोजक त्रिज्या, नेक्स्ट परिभाषा है सहसंयोजक त्रिज्या। क्या होता है? यह त्रिज्या तब लागू होगी या तब होगी जब कोई परमाणु जो है अपने ही समान परमाणु से बंधा हो और उसमें भी सहसंयोजक बंध से बंधा हो। मान के चलो कि हमारे पास में एक परमाणु है और एक परमाणु का नाभिक ये है, ठीक उसी प्रकार जो है दूसरा परमाणु है। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो परमाणु है ये परमाणु ओवरलैपिंग से बनता है। सामान्यतः सहसंयोजक बंध का निर्माण जो है अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से होता है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग हुई और परमाणु का बंध का निर्माण हुआ है, इसमें सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई परमाणु है, इस परमाणु में समान परमाणु है, दो समान परमाणु आपस में ओवरलैप करे हैं और एक बंध का निर्माण किए हैं। ठीक है, ये बन गया हमारे पास दो परमाणु। मान के चलो कि ये Cl है और ये भी Cl का परमाणु है, दोनों परमाणु Cl के हैं। अब इसकी त्रिज्या को अगर हम देखेंगे तो ये सहसंयोजक बंध के द्वारा दोनों Cl बंधे हुए हैं। अब इसका ये वाला पहला नाभिक है, पहले परमाणु का नाभिक है और दूसरे परमाणु का नाभिक, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा करेंगे। सहसंयोजक बंध से बंधे परमाणुओं में उनके नाभिकों की बीच की दूरी का आधा, इसको हम बोलेंगे सहसंयोजक त्रिज्या। ये बन जाएगी हमारी सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या इसको अगर हमको परिभाषित करना है तो परिभाषा इस प्रकार से लिखा जा सकता है। सहसंयोजक त्रिज्या मतलब परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या में दूसरे प्रकार की सहसंयोजक बंध से बंधे हुए परमाणु में जो समान परमाणु है, समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध स्थापित होने पर दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा को सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी परिभाषा है। जैसे यहाँ पे हमने देखे ये Cl है, ये Cl, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इनके बीच की दूरी है, इन दूरी का आधा है d, रेडियस बराबर r त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या r बराबर d/2। d क्या है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को क्या कर दी हमने, आधा कर दिए, तो क्या बन जाएगा सहसंयोजक त्रिज्या। चलिए दोस्तों अब देखते हैं तीसरी प्रकार की त्रिज्या जिसका नाम है त्रिज्या का उपयोग कब किया जाएगा। मान के चलो कि हमारे पास में कोई परमाणु है, वो अणु बना चुका है और अणु बनाने के बाद में एक अणु अगर दूसरे अणु से दुर्बल वान डेर वाल्स बल के द्वारा अगर बंधा हुआ है तब इस तरह की त्रिज्या का निर्माण होता है। या हम ये कहें कि हमारे पास में कोई क्रिस्टल रूप में है, कोई ठोस रूप में पदार्थ उपस्थित हैं, तो उन पदार्थों के बीच में हम एक अणु से दूसरे अणु के बीच में हम त्रिज्या का मापन करते हैं। ठीक है, तो इसके एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो बल लगता है उस बल को वान डेर वाल्स बल बोलते हैं। वान डेर वाल्स बल जो है दुर्बल बल होता है, ठीक है, और ये अपेक्षाकृत अस्थायी बल होता है। परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रबल बल होता है और स्थायी बल होता है, लेकिन वान डेर वाल्स बल एक दुर्बल बल होता है। इसको आसानी से हटा सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे अब परमाणु जो है, ये परमाणु त्रिज्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मान के चलो कि हमारे पास में कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ ले लेते हैं हम, यहाँ पे CO2 ले लेते हैं। चलिए CO2 है, गैस के रूप में उपस्थित है, या कुछ ठोस जो है,
ठोस रूप में भी उपस्थित हो सकता है या H2O भी हो सकता है। तो हम कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2O का उदाहरण अच्छा रहेगा, H2O ले लेता हूँ। चलिए, ये H2O कैसा बना, तो यहाँ पे एक पहले हाइड्रोजन रहेगा, फिर दूसरा ऑक्सीजन रहेगा, फिर हाइड्रोजन रहेगा। तो ये एक हो गया अणु, ये एक अणु हो गया अणु। इसमें एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया। क्या बन गया ये H2O। ऐसा ही निकटतम एक और अणु होगा H2O का। ये देखिए एक, ये एक हो गया H2O, ये भी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दो अणु हैं, ये एक अणु हो गया और ये दूसरा अणु दूसरा अणु। तो दो अणु हैं, तो दो अणुओं में समान परमाणु जो निकटस्थ है, जो पास वाला है, पास वाले या निकटस्थ समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। ये हाइड्रोजन परमाणु एक अणु का एक परमाणु और दूसरे अणु का एक परमाणु जो निकटस्थ हो, जो पास वाला हो और समान हो। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी का आधा। दो अणुओं के परमाणुओं के या समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, इसको हम बोलेंगे वैन डर वाल्स त्रिज्या। ये वाली जो त्रिज्या बनेगी, ये बनेगी वैन डर वाल्स त्रिज्या बनेगी। क्यों बनेगी वैन डर वाल्स त्रिज्या, क्योंकि यहाँ जो परमाणु हैं इनमें तो प्रबल आकर्षण बल है, इसमें प्रबल आकर्षण बल है, लेकिन एक अणु जो है दूसरे अणु के साथ में जुड़ा हुआ है और ये दुर्बल वैन डर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसको लंदन फोर्स भी कहते हैं, लंदन बल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान अगर हम देखें तो वैन डर वाल्स त्रिज्या जो है हमेशा सहसंयोजित त्रिज्या से अधिक होती है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे दो परमाणु हैं और दो अणु हमेशा थोड़े से दूर होते हैं और परमाणु थोड़े निकट होते हैं, इसलिए वैन डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा ज़्यादा होता है और सहसंयोजक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। चलिए दोस्तों, तो हमने ये एक परिभाषा देखे, सबसे पहले परमाणु के देखे, सहसंयोजक देखे और फिर वैन डर वाल्स देखे। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं जिसको हम आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। ठोस अवस्था में अगर कोई आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक सामान्यतः क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल जालक के रूप में पाया जाता है, अर्थात उसमें धन ऋण इस तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तीसरा आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसे कहेंगे, तो आयनिक त्रिज्या इसमें जो मान के चलो कि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, जैसे NaCl की अगर हम संरचना देखेंगे तो इसमें एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस इस तरह से होता है। ये प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरह से इनकी क्रिस्टल जालक होती है, इस तरह से जालक बन जाते हैं ये। अब इस जालक में हमको त्रिज्या का मापन करना है, तो किस तरह से मापन करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि धन ऋण इस तरह से आयन से बनता है। यहाँ पे Na प्लस धन है और Cl माइनस ऋण है। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह से त्रिज्या का निर्माण करेंगे, तो त्रिज्या को किस तरह से परिभाषित करेंगे, तो इसको परिभाषित करने के लिए देखा यहाँ पे लिया गया है कि कोई आयनिक क्रिस्टल है, किसी आयनिक क्रिस्टल के धनायन तथा ऋणायन के बीच की दूरी का आधा, या हम ये कहे कि इन दोनों की त्रिज्या को जोड़ देंगे और जोड़ के उसको 2 से भाग देंगे तो वो बन जाएगी आयनिक त्रिज्या। तो ये किस पर काम करेगी, केवल आयनिक क्रिस्टलों पर काम करेगी या उस पर ही लागू होगी जो धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बनी हुई है। तो इसको अगर परिभाषित करना है तो हम निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं किसी
आयनिक ठोस में, किसी आयनिक ठोस में, किसी आयनिक ठोस में उसके धनायन व उसके ऋणायन के मध्य, ऋणायन के मध्य की दूरी का आधा को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। अब यहाँ धनायन क्या है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आयनिक त्रिज्या बराबर R प्लस, मतलब धनायन की त्रिज्या धन R माइनस ऋणायन की त्रिज्या बटे 2। तो ये बन जाती है आयनिक क्रिस्टलों के लिए आयनिक त्रिज्या। तो ये 3 प्रकार की त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्या और भी है दोस्तों, अगर हम देखें तो चौथे प्रकार की त्रिज्या बनती है, और उस त्रिज्या का नाम है धात्विक त्रिज्या। देखते हैं धात्विक त्रिज्या क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथे प्रकार की त्रिज्या, जिसका नाम है धात्विक त्रिज्या, या इसी का दूसरा नाम है धात्विक त्रिज्या को क्रिस्टल त्रिज्या भी बोलते हैं। क्रिस्टल त्रिज्या धातु विशेषकर जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, इन धातुओं की त्रिज्या की बात करेंगे धात्विक त्रिज्या। इनका जो ठोस बनता है, इसमें अगर कोई लोहा है, आयरन है, तो उसमें Fe के अणु ही रहते हैं। जिंक है तो जिंक के रहते हैं। मैग्नीज है तो मैग्नीज के ही जो है परमाणु उपस्थित होते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं धन आयनों के बीच में घूमते रहते हैं, जिसके कारण विद्युत चालकता भी होती है। तब इनकी त्रिज्याओं को अगर हम मापना है या इसको परिभाषित करना है तो किस तरह से परिभाषित किया जाता है। तो धात्विक त्रिज्या क्रिस्टल त्रिज्या को प्रभावित करने के लिए तो हम बोलेंगे कि किसी धातु में या किसी धातु क्रिस्टल में किसी धातु क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा या दोनों के बीच की दूरी का आधा भाग धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, कोई क्रिस्टल बना हुआ है तो वहाँ पे धनायन, फिर धनायन, और बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए रहते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन कर्नेल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब ऐसे में जो है यहाँ पे देखते हैं किसी धातु क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, किसी धातु क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पे रहेंगे दो
धनायन धनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का हम आधा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, धात्विक त्रिज्या बन जाएगा। तो हमने पहले परमाणु त्रिज्या देखे, अगर अकेला परमाणु है तो उसको हम बोलेंगे नाभिक से लेकर उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अभ्र है वहाँ तक की दूरी बोलेंगे, या लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। दूसरा, सहसंयोजक बंध से बंधा हुआ अगर परमाणु है तो सहसंयोजक बंध में से बंधा हुआ परमाणु में उसके सहसंयोजक बंध से जो दो परमाणु बंधे हैं तो उन दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। तीसरी त्रिज्या वान डेर वाल्स त्रिज्या, यदि दो अणु हैं और दो अणुओं के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल है और उसमें अगर त्रिज्या का मापन करना है या परिभाषित करना है तो हम बोलेंगे कि दो अणुओं के समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। तीसरी, यदि कोई क्रिस्टल आयनिक रूप में पाया जाता है, उसमें धनायन है ऋणायन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी आयनिक क्रिस्टल में उसके धनायन तथा उसके ऋणायन के बीच की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या कहलाती है। चौथी है धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या में जो धातु है, किसी धातु क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा को हम धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अब इस तरह से चारों प्रकार की त्रिज्याएं परिभाषित होती है। दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी त्रिज्याएं होती है जिनका मान ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा कम किसका होता है, फिर कम किसका होता है। तो क्रम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम अलग अलग प्रकार की त्रिज्या पढ़े हैं तो हम यहाँ क्रम देख लेते हैं कि किसकी त्रिज्या का मान अधिक होता है, किसकी त्रिज्या का मान कम होता है। अलग अलग प्रकार से मान निकलते हैं इसके। सबसे अगर हम देखेंगे क्रम, त्रिज्याओं का क्रम, त्रिज्याओं के मान का क्रम किस तरह से मान का क्रम होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या होती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या का जो मान होता है वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सबसे अधिक होता है। उसके बाद में धात्विक त्रिज्या आती है, धात्विक त्रिज्या आती है, धात्विक त्रिज्या। फिर इससे कम जो होती है वो होती है सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। और इसके बाद में सबसे नीचे जो आती है वह है सामान्य परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, परमाणु या अणु जो बनता है ये परमाणु त्रिज्या। इस तरह से ये क्रम चलता है। अर्थात सबसे कम जो है परमाणु की त्रिज्या होती है, उससे ज़्यादा सहसंयोजी त्रिज्या, उससे ज़्यादा धात्विक त्रिज्या और सबसे अधिक वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। इस तरह से सभी का मान अलग अलग होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारे पास में कुछ डेटा है। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या में तुलना कर देते हैं हम। तत्वों के वान डेर वाल्स त्रिज्या व सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या। जैसे हमारे पास में लिख लेते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर से लिख दो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, और नीचे लिख देंगे सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। दोनों त्रिज्याओं का मान देखते हैं कि किसका मान में क्या क्या अंतर है। जो मान दिए गए हैं ये पूरे एंगस्ट्रॉम में मान दिए गए हैं। त्रिज्या ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है,
और इसका भी मान एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। चलिए, हाँ, सबसे पहले हाइड्रोजन की अगर सहसंयोजक त्रिज्या देखा जाए, वान डेर वाल्स त्रिज्या देखें 1.2 एंगस्ट्रॉम की है, 1.2 एंगस्ट्रॉम, जबकि सहसंयोजक 0.77 एंगस्ट्रॉम की होती है, 37 एंगस्ट्रॉम की होती है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसकी होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम और 0.75 एंगस्ट्रॉम की होती है सहसंयोजक त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान नाइट्रोजन का 1.5, सहसंयोजक त्रिज्या का मान 0.75। उसी प्रकार ऑक्सीजन, इसकी होती है 1.4 एंगस्ट्रॉम और इसकी होती है 0.73 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद में जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की त्रिज्या का मान 1.35 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि सहसंयोजक 0.72 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन में 1.80 एंगस्ट्रॉम की होती है और इसकी सहसंयोजक त्रिज्या 0.99 एंगस्ट्रॉम की होती है। ब्रोमीन की त्रिज्या जो है 1.95 एंगस्ट्रॉम की होती है। वान डेर वाल्स और सहसंयोजक होती है 1.14 एंगस्ट्रॉम। आयोडीन 2.15 वान डेर वाल्स 2.115 एंगस्ट्रॉम की होती है और 1.33 आयोडीन की सहसंयोजक त्रिज्या का मान होता है। तो इस तरह से जो है ये त्रिज्या का मान होता है। तो आप इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है मान भिन्न भिन्न होता है और वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे इसमें प्रभावित करने वाले, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो आता है वो आता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा, परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही कम होगा। त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्यों होगा? देखिए, ये मान के चलो नाभिक है और ये परमाणु है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। नाभिकीय आवेश, नाभिक में प्रोटॉनों के द्वारा जो लगता है ना आवेश, उसको बोलते हैं। तो ये जितना अधिक खींचेगा, जितना अधिक खींचेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है नाभिक के ज़्यादा करीब रहेगा, और नाभिक के ज़्यादा करीब रहेगा इसका मतलब इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा, कम होगा। और नाभिक के आवेश अगर लगातार बढ़ते गया, नाभिक के आवेश लगातार बढ़ते गया तो त्रिज्या का मान भी लगातार घटते जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, सब नाभिकीय आवेश जो है इसको प्रभावित करता है। दूसरा जो होता है, दूसरा प्रभावित करने वाले कारक जो है उसमें आता है कक्षों की संख्या। कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या क्या होगा? कक्षों की संख्या, देखिए दोस्तों, कक्षों की संख्या मान के चलो कि ये नाभिक है, ठीक है, इसमें केवल एक कक्ष है तो इसकी त्रिज्या का मान कम होगा। लेकिन अगर इसकी कक्ष की संख्या बढ़ गई, 2 हो गई, 2 हो गए तो इसका मान, इसकी त्रिज्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। और एक कक्ष बढ़ जाएगा तो इसकी कक्षा की संख्या और बढ़ गई, इसका मतलब यह है कि त्रिज्या का मान और अधिक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा कक्ष होंगे नाभिक की त्रिज्या उतने, परमाणु की त्रिज्या उतनी अधिक होगी। यहाँ प्रभावित करने वाले कारक में हम लिख सकते हैं कक्षों की संख्या बढ़ने पर, कक्षों की संख्या अगर बढ़ती है
तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। कक्षों की संख्या पर निर्भर करती है। तीसरा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव होता है। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ये किस तरह से परिरक्षित होता है। देखिए, परिरक्षण शील्ड, मान के चलो कि ये नाभिक है, ये पहला कक्ष है, दूसरा कक्ष है, तीसरा कक्ष है। तो होता यह है कि नाभिक के द्वारा अंतिम इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जाता है, यानी नाभिकीय आवेश इस अंतिम इलेक्ट्रॉन तक लगता है। तो इस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए उसके जो आंतरिक कक्षा होती है, यह आंतरिक कक्षा परिरक्षण का कार्य करती है, मतलब इसके नाभिकीय आकर्षण को कम करने का काम करती है। जितनी अधिक कक्षाएं रहेगी परिरक्षण प्रभाव उतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंतिम वाला जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस अंतिम वाले इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय आवेश लगेगा अपेक्षाकृत कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि ये जो अंदर वाली कक्षा है ये परिरक्षण का कार्य करती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड में है और अंदर जितनी अधिक कक्षाएं उपस्थित होंगी, वहाँ पे अंदर की जो कक्षाएं हैं वो उसका परिरक्षण करने का कार्य करती है। तो अंदर जितनी अधिक कक्षाएं होगी, अर्थात परिरक्षण प्रभाव जितना ज़्यादा होगा या परिरक्षण का मान जो है जितना अधिक होगा, कक्षों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही परमाणु की त्रिज्या भी अधिक होगी। तो इसको हम ये बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा या जितना अधिक परिरक्षण होगा, परिरक्षण लिख देना, परिरक्षण जितना अधिक होगा परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही अधिक होगा। परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही अधिक होगा। जितना ज़्यादा परिरक्षण होगा मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर की कक्षाएं परिरक्षण का काम करती है, और बाहर जितनी ज़्यादा कक्षाएं रहेगी परिरक्षण ज़्यादा हो जाएगा और इसकी त्रिज्या का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से थोड़ा अधिक दूर रहेगा, अधिक दूर रहेगा मतलब परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ये मुख्य जो है ये प्रभावित करने वाले कारक है जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे या ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर हम आवर्त सारणी में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान में क्या परिवर्तन होता है इसको हम देखते हैं। इसको हम आवर्तिता बोलेंगे। तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं किसी भी आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता होगा? वो इसलिए घटता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जैसे हम दूसरे आवर्ती की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नियॉन वाला है तो ये अपवाद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है इसका पूर्ण पूरित होता है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसका आकार थोड़ा बड़ा रहेगा, इससे थोड़ा छोटा रहेगा, फिर इससे छोटा रहेगा, फिर इससे छोटा रहेगा, फिर इससे छोटा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा रहेगा और फिर ये छोटा रहता है और ये सबसे बड़ा रहता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या के अगर मान की बात करें तो नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन में ये सबसे अपने आवर्त दूसरे में नाइट्रोजन की त्रिज्या का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सीजन जो है थोड़ा मान इसका ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। इसको ये फुलफिल होता है, पूर्ण पूरित होता है। पूर्ण पूरित होता है तो इसकी त्रिज्या जो है अपने आवर्त में सर्वाधिक होती है। तो इसको आपको याद रखना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि
समूह नंबर प्रथम से समूह नंबर 17 तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, 18 का बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षों की संख्या बढ़ती है, और अभी मैंने कहा था कि जितनी कक्षों की संख्या इतनी अधिक होगी परमाणु त्रिज्या का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। जैसे हमारे पास में ऊपर से नीचे जाते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, रुबिडियम और सीजियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसको नहीं लेते हैं। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा परमाणु होता है। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता होगा, कक्षों की संख्या बढ़ रही है। इसमें एक ही कक्षा, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें 4 कक्षा, इसमें 5 कक्षा है और इसमें 6 कक्षा उपस्थित है। तो कक्षों की संख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही दूर जाने लगता है और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। चलिए, तो ये परमाणु त्रिज्या से संबंधित सभी चीज़ें हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।